Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Usman Hamid और I am your chemistry teacher. आज हम लोग यहाँ पर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले कि हम लोग इस केमिस्ट्री को प्रॉपरली स्टार्ट करें तो कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। आप माशाल्लाह सेंसिबल लोग हैं और एक साल आप ऑलरेडी एफएससी में गुजार चुके हैं, तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर कट होंगी, लेकिन कुछ अपनी तसल्ली और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा और वो जो बातें मैंने शेयर करनी है वो इन दी फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन मैंने आपके सामने रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है इन अ सेंस कि इसके बाद आपने एक बड़े इम्तिहान वाली साइड पर जाना है, वो एंटी टेस्ट है इन दी फॉर्म ऑफ एमडी कैट और ई कैट। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। वैसे होना तो यही चाहिए कि डे वन से ही बच्चों को ये बात बता देनी चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं, तैयारी कैसे करते हैं, एफएससी कैसे डील करते हैं, एफएससी कैसे पढ़ते हैं। लेकिन अलमिया है इस हवाले से कि बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से एक फार्मूला जो बना हुआ है हमारे यहाँ बच्चों के नज़दीक, वो ये है कि हम लोगों ने 2 साल सिर्फ लकीर का फ़कीर बनना है और बेहतरीन बनने की कोशिश करनी है। उससे नुकसान क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि एफएससी में नंबर बड़े अच्छे आ जाते हैं, 1000 आ गया, 1050 आ गया जी, 90%, 92%। नुकसान क्या होता है? नुकसान मेरा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर ये होता है कि जब आपको जैसे ही हम उस फेज में ट्रांसफर करते हैं, एंटी टेस्ट जिसे कहते हैं, तो उस फेज में बच्चों को कहा जाता है जी अंडरस्टैंडिंग करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, चीज़ों को देखने के और रुख इख्तियार किए जाएं। ये किताब में लाइन लिखी है, इसका फला मतलब भी हो सकता है। तो वो बच्चा जो 2 साल स्ट्रिक्ट रहता है लाइन टू लाइन और लकीर का फ़कीर बनने में, वो अल्टीमेटली इस कैटेगरी में आकर परेशान हो जाता है। तो वो छोटी मोटी चीज़ों को भी लेकर इतना परेशान और कंफ्यूज हो जाता है कि अल्टीमेटली उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे ई कैट में हो, एम कैट में हो, दोनों कैटेगरीज में आपके जो एंटी टेस्ट का मेजर पार्ट है वो सेकेंड ईयर के ही सब्जेक्ट में से आता है। केमिस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, इसलिए इस किताब को तैयार करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तैयार करने से पहले ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन को कैसे तैयार करना है, किस में नंबरों की वेटेज कैसे डिवाइडेड है और उस नंबरों को हम लोगों ने 100% अपनी ग्रिप में कैसे करना है, प्लस अपने कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने कैसे लेकर चलना है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के पास मैं ओरिएंटेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, इसमें आप लोगों के पास जो टोटल चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स वो हमारे पास पाए जाते हैं 16। टोटल चैप्टर जो हैं वो 16 पाए जाते हैं, 16 चैप्टर। और ये आप लोगों के पास जो टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ये हमारे पास डिफरेंट क्लास ऑफ केमिस्ट्री से बिलोंग करती हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 to 13 तक आए, चैप्टर नंबर 7 to 13 तक आए, तो ये आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, और आपकी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है। आपके पास ज्यादातर सवाल इसी में से हैं, आपके ज्यादातर क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं और सबसे मजेदार जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पार्ट है वो यही है। सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग आप लोगों के पास ये है, जिसमें लर्निंग है, जिसमें कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपके दिमाग के जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप जिस पर अपनी मर्जी चला सकते हो। सपोज इनमें आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के कन्वर्जन्स करवाए जाते हैं, तो बच्चे ने एक कन्वर्जन की बुक से सीखी होती है, एक टीचर ने सिखाई होती है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद होती है कि आप उस कन्वर्जन के लिए अपने आप से कोई डिज़ाइन करदा पाथवे बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो ठीक होना चाहिए, टेक्निकली प्रिंसिपल वाइज वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए,
उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपकी बुक किताब सर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें आपकी क्रिएटिविटी आनी चाहिए। तो इसमें बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बशर्ते के समझ आ जाए, पिक हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। और अगर ना हुई तो सबसे ज़्यादा टेंशन भी इसी में होती है। इसलिए ये हमारा मेजर पार्ट है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। फिर अगर आप लोग चैप्टर नंबर 14 के ऊपर आए, 14 के ऊपर, तो ये हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करती है और पॉलीमर्स से, मैक्रोमोलिक्यूल्स बेसिकली इस चैप्टर का नाम है, जिसमें कुछ सिंथेटिक और कुछ आप लोगों के पास बायो नेचुरल पॉलीमर्स की डिस्कशन की गई है। तो हम जनरली इसको बायोकेमिस्ट्री के साथ लिंक कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग अप्लाइड के साथ लिंक कर देते हैं। चैप्टर नंबर 15 देखें अगर, तो ये टोटली आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें आपने फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, इसमें आपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग देखनी है और इसमें आप लोगों ने पेपर मैन्युफैक्चरिंग देखनी है। ये तीन इंडस्ट्रीज डील होती हैं। तो इसको हम लोग यूजुअली अप्लाइड केमिस्ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को भी इसी के साथ लिंक कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये तीन इंडस्ट्रीज हमारे पास डिस्कस की जा रही हैं। देन आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 16 है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आप एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे, फिर ये हमारी जो एयर पोल्यूशन है इसको डील करोगे, वाटर पोल्यूशन है इसको डील करोगे, फिर पानी को साफ करने के तरीके, मैथोडोलॉजीज पढ़ी जाएंगी। दैट्स इट। ये जो तीनों के तीनों चैप्टर्स हैं ना, तीनों के तीनों, इनमें से एमसीक्यूज पैटर्न, ठीक है, लास्ट ईयर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पैटर्न। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 16 इंक्लूड होता है। लास्ट ईयर पेयरिंग के मुताबिक इसका चैप्टर नंबर 6 और 16 का पेयर बना था, जो इस साल पेपर होने थे और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। तो लॉन्ग इसमें से आता है, शॉर्ट एमसीक्यूज तो आने आने। जो आप लोगों के पास यहाँ पर 7 to 13 मैंने लिखा है, वो आप लोगों के पास एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो एज वेल एज आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर कैटेगरी आई इस सेंस में। और जब हम लोग बात करते हैं बाकी चैप्टर नंबर 1 to 6 की, चैप्टर नंबर 1 to 6 की, तो इसको हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। ये सारी की सारी है, और इसमें से भी आप लोगों के पास हर चैप्टर में से शॉर्ट एमसीक्यूज कंफर्म होते हैं, लेकिन लॉन्ग जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर कोई से 2 चैप्टर में से आते हैं। लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4, 3 चैप्टर उसने चूज किए थे लास्ट ईयर इसमें से, ठीक है, जिसको पार्ट बनाकर उसने पेयर बनाकर किसी के साथ लिंक किया हुआ था। तो आप लोगों के पास ये कैटेगरी इसमें से हमारे पास देखी जाती है। तो इट मींस कि इसमें आपके पास एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग तीनों कैटेगरीज देखी जाएंगी। ठीक हो गया बेटा। तो ये आप लोगों के पास 16 चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी इस कैटेगरी में। वेटेज आप लोगों को पता है कि 3 सेक्शंस हैं, और उन 3 सेक्शंस को हम लोगों ने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है मार्क्स वाइज, लेकिन हम यहाँ पर जो पैटर्न रखेंगे वो पैटर्न में आप लोगों के साथ शेयर करता चला जाऊँ। पैटर्न में आप लोगों के पास मेरा बेटा जो सबसे पहला है, फर्स्ट वन, उसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आप लोगों के पास यहाँ पर पहला पार्ट। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि ये 17 मार्क्स का है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि इसके लिए आपको टोटल 20 मिनट्स मिलते हैं लाहौर बोर्ड में। और ये बात आपको भी पता है कि हम लोगों ने एमसीक्यूज को तैयार कैसे करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे वो क्या है, उसके बाद उसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे देखो बेटे, हमारी यहाँ पर सबसे पहली जो कह लो कि प्लान होगा, प्लान ए,
वो आप लोगों के पास ये होगा कि जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, किताब का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं उस टेक्स्ट के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑर्गेनिक का सेक्शन स्टार्ट किया है, तो उसका चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने डील करना है। ये जो चैप्टर नंबर 7 हम लोग डील करेंगे, इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर पहले ही पैराग्राफ में एमसीक्यूज आ जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के साइंटिस्ट ने रिजेक्ट की, तो वो लाइन टेक्स्ट में से मार्क करवा देना है। जिस ईयर में उसने किया वो ईयर मार्क कर देना है। जो कंपाउंड बनाकर उसने ये थ्योरी रिजेक्ट की है, हमने वो मार्क कर लेनी। तो जब मैं आपको टेक्स्ट डील कर रहा हूँगा, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा, तो उसमें मैं आपको बकायदा तौर पे मेंशन किया करूँगा कि बेटे किताब का ये वाली जो लाइन है ना, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, इस लाइन पर आप लोगों के पास एमसीक्यूज बन सकता है। तो वो टेक्स्ट का डाटा निकलता आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों जरूरी है? 70% चांसेस हैं या 60 to 70% ऐसा होता है कि जो हमारा पेपर बनता है ना बोर्ड के अंदर, उसमें से वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज उठाए, लेकिन वो पाबंद नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज के ही एमसीक्यूज उठाए, वो किताब के टेक्स्ट में से भी एमसीक्यूज उठा सकता है। और जब वो टेक्स्ट में से एमसीक्यूज उठाएगा तो उसके पास दोनों ऑप्शंस होंगी। वो आप लोगों के पास सादा एमसीक्यूज भी उठा सकता है जो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव हो, डाटा बेस्ड हो, और वो ऐसे एमसीक्यूज भी उठा सकता है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, जो लर्निंग बेस्ड हो, जो उन टॉपिक्स के साथ पॉइंट को लिंक करने के साथ, अंडरस्टैंडिंग करने के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो जब हम लोग टेक्स्ट डील किया करेंगे बेटा, तो उसमें आप लोगों के पास जितना भी इंफो डाटा होगा, इंफॉर्मेटिव डाटा होगा, वो भी मैं आप लोगों को साथों साथ मार्क करवाया करूंगा। प्लस आप लोगों के पास जितना भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, वो भी आप लोगों को डील करवाया करूंगा। और ये आप लोगों को पहले आधे लेक्चर में ही पता चल जाए करेगा कि ये कैसे हम लोगों ने काम करना है। तो जब हम किताब का टेक्स्ट डील कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन डाटा भी डील कर देना है। ठीक है कि बेटा कि मैंने आज पहला पेज आपको पढ़ाया, उस पेज में फलां 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 लाइन जो है ये रट्टा बेस्ड एमसीक्यूज इंफॉर्मेशन डाटा है, और फलां पॉइंट जो है इस पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वो आपसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों को एंटी टेस्ट का टच जरूर दिया जाए कि अगर ये टॉपिक एंटी टेस्ट में डील किया जा रहा हो तो वो इस टॉपिक की फलां डायमेंशन आपसे पूछेगा, ताकि आपको ये भी पता चले कि अगली फेज में जब आपने जाना है तो चीजों को पढ़ने का तरीकाकार क्या होगा। क्या ये इनफ होंगे? नहीं, आखिरी कैटेगरी रह गई है। और वो आखिरी कैटेगरी क्या है बेटा? वो आखिरी कैटेगरी ये है कि हम लोगों ने एट द एंड चैप्टर की एक्सरसाइज डील करनी है। एट द एंड आप लोगों के पास चैप्टर की एक्सरसाइज डील की जाएगी, एक्सरसाइज डील की जाएगी। एक्सरसाइज डील करने का क्या तुक बनता है सर? हमारे पास तो ऑलरेडी किताबें की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, हम उधर से एक्सरसाइज को रट्टा बट्टा लगा सकते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है हमें एक्सरसाइज करने की। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों? लाहौर बोर्ड में जो पेपर बनता है या बनाया जाता है, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। वो ये काम कर सकते हैं कि आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन पता कैसे करता हूं? इस मामले में, इस मामले के अंदर मैं मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन कैसे करता हूं आपको बताना जरूरी है। मैं मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन दो तरह से करता हूं। मैं कहता हूं कि आपने फर्ज कर ले आपने रट्टा लगाया हुआ था, और वह रट्टा ये लगाया हुआ था कि सर जब हमारे पास यहाँ पर हम एक्सरसाइज तैयार करेंगे तो पहले एमसीक्यूज का डी ऑप्शन होगा, दूसरे एमसीक्यूज का ए ऑप्शन होगा, या तीसरे एमसीक्यूज का आप लोगों के पास यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। रट लिया मैंने। तो वो पेपर में जब एमसीक्यूज को एडजस्ट करता है ना, तो इंटेंशनली वो कभी कभार ऐसा करते हैं कि इन ऑप्शंस की तरतीब बदल देते हैं, इन ऑप्शंस की तरतीब बदल देते हैं। जैसा ही तरतीब बदली जाती है, तो अगर आप इसी पैटर्न में गए कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी और आपको याद आ गया कि एक्सरसाइज का ये
तीसरा एमसीक्यूज है और तीसरे का तो सी ऑप्शन है, तो हम लोग टिक कर देते हैं। और ऐसा हुआ है, ये मैं एक्सपीरियंस बेस्ड आपको ये बात बता रहा हूं। तो एक तो ये मॉडिफिकेशन है। दूसरी मॉडिफिकेशन ये होती है बेटा कि आप लोगों के पास किताब वाले टेक्स्ट को, एमसीक्यूज को वो ले लेता है, ठीक है, एमसीक्यूज को ले लेता है, लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास मिलती जुलते पैरामीटर्स को बदल कर वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 का में से उसने एक एमसीक्यूज बनाया हुआ है, उसने कहा जी बताएं फॉलोइंग में से कौन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम लोग स्ट्रक्चर देकर एक्सरसाइज में से रट कर गए हुए थे कि फलां चीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम लोगों ने रट्टा लगा लिया बस पॉइंट को। लेकिन अब अगर वो स्टेटमेंट सेम एज इट इज रखे और कहे जी बताएं इनमें से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन रखता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि sp3 जो है वो लिंक्ड होती है टेट्राहेड्रल से। तो ऑप्शंस के बदल जाने से वो फौरन ही सवाल की कैटेगरी को चेंज करवा सकता है। तो हम ये सारी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज के साथ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब एट द एंड चैप्टर सोल्यूशन बनाया करेंगे यहां पर एक्सरसाइज का, तो इन चीजों को साथों साथ मॉडिफाई किया जाएगा। इन चीजों को साथों साथ क्या करेंगे हम लोग, मॉडिफाई किया करेंगे कि बेटे ये एमसीक्यूज यूं भी पूछा जा सकता है, अगर यूं पूछेगा तो फिर ए ऑप्शन ही डी ठीक हो जाएगा, अगर यूं पूछेगा तो डी नहीं सी भी ठीक हो सकता है। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो हम लोग साथों साथ देखा करेंगे। ओके बेटा, तो ये मेरा बच्चा आप लोगों के पास इन एमसीक्यूज को डील करने का हमारा तरीकाकार हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसको हम लोग शॉर्ट आंसर्स कहा करते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन कहा करते हैं। ये भी बड़ा जरूरी है बेटे, इसलिए मेरा बेटा जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और आपके लिए ये इसलिए जरूरी है कि ये जो हमने ऊपर चैप्टर्स की डिवीजन की हुई है ना, इन चैप्टर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टाइल है शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने का। मैं अभी आप लोगों के साथ डील करता हूँ, बात को तवज्जो से सुनिएगा। पहली तो बात ये है बेटा कि आप लोगों को यहाँ पर टोटल जो है वो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल के आपके पास 2 नंबर होंगे, हर सवाल के 2 नंबर होंगे और टोटल बन जाएंगे 44 मार्क्स। आप लोगों के पास टोटल क्वेश्चंस होते कितने हैं, दैट इज 33। तो 33 सवालों में से हमने 22 करने हैं, ठीक है। इन 33 सवालों को उसने 3 पार्ट्स के अंदर, 3 सेक्शंस के अंदर, 3 क्वेश्चंस के अंदर जो है वो उसने डिवाइड किया होता है। 3 क्वेश्चंस के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर उसने डिवाइड किया होता है, जिनमें से आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया होगा, उसमें आप लोगों को 8 सवाल अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को इसी तरीके से 8 करने हैं आउट ऑफ 12। और आप लोगों के पास जो 4th पार्ट बनेगा उसमें आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। तो टोटल कितने बने आपके पास, 22 सवाल। ठीक है बेटा, पहला तो पॉइंट हुआ ये। ओके, अब इनमें 44 मार्क्स लेने का तरीका सीखना है। देखो, अगर मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाते हुए सिर्फ ये बता दूं ना भाई ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो मैं कुछ भी आपको फेवर नहीं कर रहा, मैं कुछ भी फेवर नहीं कर रहा। ये तो हर जगह पर अवेलेबल है। इधर डिफरेंट और सेपरेट क्या मिलना है, मैं आप लोगों को बताया करूंगा कि अगर मेरा बेटा ये आप लोगों के पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताया करूंगा कि इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर मैं आप लोगों के पास उस आंसर की अंडरस्टैंडिंग बताया करूंगा कि इसको समझकर आप लोगों ने आंसर बनाना है, ताकि अगर कहीं पर कोई रद्दोबदल हो, चेंज हो, तो आपको पता हो कि मैंने कौन सी बात लिखनी है और कौन सी बात नहीं लिखनी। क्या ये दोनों बातें एनफ होंगी मेरे यहाँ पर 44 मार्क्स हासिल करने के लिए? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। ये बात आप लोगों को पार्ट 1 में ही पता होनी चाहिए कि हमारे पास पेपर को अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने इन सवालों में से कौन से पॉइंट्स हैं जिनको मार्क करना है,
ठीक है, जिनको हाईलाइट करना है, जिनको इन्वर्टेड कोमास में लेकर जाना है, जिनको अंडरलाइन करना है, कि पेपर चेक करने वाला अब हमारे जवाब में कुछ पढ़े ना पढ़े ये पॉइंट्स जरूर देखें, और वो पॉइंट ऐसे हों जो सवाल के कीवर्ड्स हों, की पॉइंट्स हों, कि उसको फौरन देखकर उसको लगे कि यही वो पॉइंट था जो मैं ढूंढ रहा था, तो वो आपको इजीली मार्क्स वहीं पर अवॉर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैटेगरी आप लोगों के पास इसमें हम लोग डिस्कस किया करेंगे। एंड कीप इन योर माइंड बेटा, ये पॉइंट भी हम लोग देखा करेंगे जब हम पेपर के एंड पर जाएंगे, कि हमारे पास यहाँ पर चॉइस ऑफ क्वेश्चन कैसे बनानी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 8-12 सवाल पढ़ते हो, तो आपको कैसे चूज करना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। तो बच्चों को यूजुअली ये सवाल होता है कि सर उसके लिए तो टाइम बड़ा थोड़ा है हमारे पास लाहौर बोर्ड में, तो ये जो पूरा साल आपने प्रैक्टिस करनी होती है वो सिर्फ किताबों को रटने की नहीं करनी, उसमें ये बात भी आपने सीखनी है कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन कैसे की जाती है। तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला इसी के साथ डील करेंगे। अब ये जो 33 सवाल हैं या ये जो 22 सवाल हैं, इनकी तैयारी के लिए हमने करना क्या है, इनकी तैयारी के लिए हमने करना क्या है? तो बेटा करना ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तैयार करने हैं, और फिर आप लोगों का वही एक सवाल शायद दिमाग में आ जाए कि सर एक्सरसाइज के सवाल तैयार करने की क्या जरूरत है, वो तो हम लोग ऑलरेडी की बुक से कर सकते हैं। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सवालात की स्टेटमेंट बदल के आप लोगों को सवाल कैसे दिया जा सकता है। अगर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसी को पूछने का अंदाज कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली ये पॉइंट देखा गया है बच्चों में कि जैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदलती है तो उनका जवाब भी बदल जाता है, उनका सोचने का अंदाज बदल जाता है, हालांकि जवाब वही होता है जो हम लोगों ने पहले से पूछा होता है। तो इन चीजों को हम लोग एक्सरसाइज में जरूर डील किया करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में सारे का सारा पेपर एक्सरसाइज में से बने ये जरूरी नहीं है, शर्त नहीं, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोगों की किताब का जो टेक्स्ट हुआ करेगा उसके की भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाया करेंगे, उसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनाया करेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा कि भाई मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटे जो आपको बना कर दिया है ये आपकी एक्सरसाइज का नहीं है, लेकिन ये आपको बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए उसको जरा देख लीजिएगा, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। तो वो टेक्स्ट में से जितना आप लोगों के पास सवाल बना करेगा वो मैंने आप लोगों को लेकर आना है। इसमें मैं खास तौर पर इस बात का इजाफा करता चला जाऊं, ये जो मैंने 7 to 13 चैप्टर मार्क किए ना ऑर्गेनिक वाले, इन चैप्टर्स के अंदर मेरे पास इतनी ज्यादा वैरायटी मौजूद है कि मैं टेक्स्ट में इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस करवा सकता हूँ, इतने ज्यादा सवालात निकलवा सकता हूँ, क्योंकि इन टॉपिक में ज्यादातर रिएक्शन बेस्ड सवालात आया करते हैं। ठीक है, फलां चीज को प्रिपेयर करने का मेथड पूछ लिया, फलां चीज के किसी के साथ रिएक्शन करने का पॉइंट उसने पूछ लिया, इसको इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करो, तो वो किताब की रेंज में रहते हुए हम लोगों को बेशुमार वैरायटी दे सकता है। तो अगर मैं ऑर्गेनिक सेक्शन में आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके सिखाने से क्या होगा कि वो बेशक अब पेपर में मुझे इथेन को इथीन में कन्वर्ट करने के लिए कहे, या प्रोपेन को प्रोपीन में कन्वर्ट करने के लिए कहे, या ब्यूटेन को ब्यूटीन में कन्वर्ट करने के लिए कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कन्वर्ट करने का सिंगल प्रिंसिपल है जो सीख लिया हुआ है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम लोग किताब के टेक्स्ट में से लगाया करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास ऑर्गेनिक में एक ये भी ऑप्शन मौजूद होता है कि वो हम लोगों को टेक्स्ट बेस शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे वो चैप्टर 8 में वो बड़ा फेमस क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजीनेशन एंड हाइड्रोजीनोलाइसिस। तो वो रिएक्शन लिखे बुक में हुए हैं, लेकिन थ्योरेटिकली वहां पर नहीं लिखा हुआ कि डिफरेंस क्या है। तो हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि हम लोगों को उसमें पता चलता जाए कि इन दोनों प्रोसेस के अंदर बेसिक फर्क क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में से देखा करेंगे, और ये दोनों चीजें किताब के लिए रिस्ट्रिक्टेड होंगी, यानी कि इनका रेफरेंस आपको किताब जरूरी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ
कुछ सवालात ऐसे होंगे जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाऊंगा। एक्स्ट्रा समझते हैं? एक्स्ट्रा समझने से मुराद ये है कि लाजिम नहीं होगा कि उनका रेफरेंस आपकी एक्सरसाइज हो, लाजिम नहीं होगा कि उसका रेफरेंस आपका बोर्ड का कोई पास्ट एग्जाम हो, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होगी कि किताब की रेंज में रहते रहते वो आप लोगों के पास ये सवाल पूछ सकता है। ये टेक्निकल भी हो सकता है, ये ट्रिकी भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकता है, और ये आप लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डील करेंगे इस सेक्शन को ओके करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे का सारा लेआउट आ गया कि हमने ये दूसरा सेक्शन कैसे तैयार करना है। और अगर आप थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेशन, जहां कहीं पर भी पढ़ें, अगर आप इस कैटेगरी से अपनी किताबें तैयार करते हैं, हर सब्जेक्ट की तैयार करते हैं, तो आप बिलीव करें कि आपको सेकंड फेज के अंदर कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल रिलैक्स काम रहता है। ठीक है, तीसरी मेरा बेटा जो यहां पर कैटेगरी है उसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन। तीसरी आप लोगों के पास कैटेगरी है जिसको हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आप लोगों के पास थर्ड कैटेगरी है। अब जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग करते हो ना कि वो किताब का थ्योरेटिकल पार्ट है, रट्टा लगा लो, हेडिंग बना लो, जुमले लिखते चले जाओ, तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं। खास तौर पर ये जो 7 to 13 चैप्टर आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे थ्योरेटिकल हों ये जरूरी नहीं होता। ऑर्गेनिक सेक्शन में से ज्यादातर जो आप लोगों को सवालात वो पेपर में पूछा करता है वो रिएक्शन बेस्ड होते हैं। रिएक्शन बेस्ड, आपने रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखी है, मुकम्मल लिखी है, नहीं लिखी है, ये शायद इतना मैटर ना करे, लेकिन अगर आपने रिएक्शन लिखा है, सही लिखा है, तो सर वो आपको पूरे के पूरे नंबर दिलवा सकता है। मैं बच्चों को कहता होता हूं कि 7 to 13 जो आप लोगों के पास चैप्टर्स है ना, ये आपको इस तरह से नंबर दिलवा सकते हैं जैसे मैथ्स दिलवाता है। कि आपको अगर आपने स्टेप सही परफॉर्म किए हैं, राइटिंग की कोई परवाह नहीं की है, हेडिंग्स की कोई परवाह नहीं की है, तो आपको नंबर पूरे मिल गए। तो अगर आपने रिएक्शन सही लिखा है, राइटिंग की परवाह नहीं की है, हेडिंग शेडिंग नहीं लगाई है, तो हमें उसके नंबर मिल सकते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल बाकी चैप्टर्स पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास ये कैटेगरी क्वेश्चंस की नहीं बनती। और इसलिए मैं बच्चों को प्रेफर किया करता हूं कि अगर आपको 7 to 13 चैप्टर दो सवालात या दो कैटेगरीज के आ गए सवालात, एक जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिख देनी, किसी चीज के यूजेस आ गए, किसी चीज के ऊपर उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर सवाल बना दिया, या रिएक्शन के मैकेनिज्म की डिटेल पूछ ली, या सिंपल थ्योरेटिकली आपने आंसर करना है, और उसके मुकाबले में आपको एक ऐसे सवाल को चॉइस करना है जिसमें आपको रिएक्शंस लिखनी, इक्वेशंस लिखनी है, तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप रिएक्शंस वाला, इक्वेशन वाला टॉपिक चूज करें, वो वाला सवाल चूज करें, क्योंकि उसमें आपको नंबर लेने में फेवर मिल सकती है। थ्योरेटिकल में आप पेज भी लिख जाना तो वो कहीं ना कहीं कहता जी कि आधा नंबर काट लो, एक नंबर काट लो, लेकिन रिएक्शन अगर सारा सही है तो उसके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी नंबर काटने के लिए। तो ये मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरीज यहाँ पर डिफरेंट है। तो हम इन डिफरेंट कैटेगरीज को मीट कैसे करेंगे, इस चैलेंज को हम लोगों ने फेस कैसे करना है। पहली तो बात बेटे याद रखना है कि आप लोगों को टोटल 3 सवाल यहां पर भी अटेम्प्ट करने हैं ए बी पार्ट के साथ, और आप लोगों के पास टोटल जो है वो 5 सवालात बनते हैं। टोटल 5 आते हैं, 3 करने हैं, और ये जो 3 है आप लोगों के पास ये 8 मार्क्स, 8 नंबर का एक सवाल होता है, जिसमें यूजुअली 4-4 नंबर के 2 पार्ट्स जुड़े होते हैं, ए बी पार्ट्स। और टोटल आप लोगों के पास जो नंबर बना करते हैं इस कैटेगरी में, वो हमारे पास 24 मार्क्स बनते हैं। 24 मार्क्स, 24 नंबर का ये सेक्शन आप लोगों के पास यहाँ पर बनता है। और फर्स्ट ईयर के मुकाबले में सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में ये 24 नंबर हासिल करना बहुत आसान है, इजी है। इसलिए सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे आते हैं देन पार्ट 1 केमिस्ट्री। तो इसको हम लोगों ने डील करना है, और इसके लिए हम लोग करेंगे क्या
कि जो भी टॉपिक आया करेगा, चाहे वो रिएक्शन वाला है, चाहे वो थ्योरेटिकल वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आए, किसी भी कैटेगरी में सवाल आए, मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा कि बेटे मैंने अगर सपोज करो मैंने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया है तो मैं कहूंगा कि आप एज्यूम कर लें कि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। वो कहता है राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजिनेशन, एक नोट लिखे हाइड्रोजिनेशन के ऊपर। तो आपने ऐसे नहीं करना कि हाइड्रोजिनेशन को पकड़ा, इक्वेशन लिखी और चले गए। हमने उसका प्रॉपर लेआउट बनाना है। जब वो प्रॉपर लेआउट बनाएंगे तो वो हमारे पेपर का इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारी टेक्निक हमारे नंबर दिलवाने में हमारा साथ देगी। तो वो मैं आपको हर रिएक्शन लिखने का तरीका बताऊंगा। उस तरीके से आपको पता फायदा क्या होगा, रिएक्शन याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, उसके पॉइंट्स याद करना बड़े आसान हो जाएंगे, और उसमें से आप लोगों के अल्टीमेटली एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा ये बात एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल आएगा। और एज वेल एज मैंने तो मार्क करवाना ही करवाना है कि बेटे ये पॉइंट आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ये एमसीक्यूज के लिए, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज कन्वर्जन में इस्तेमाल हो तो आपने इसको यूं सेव करना है। तो वो अल्टीमेटली हमारा सारे का सारा पॉइंट जो है वो उस कैटेगरी में मुकम्मल हो जाया करेगा। ठीक है, तो साथ में आप लोगों को वो चीजें एट द एंड इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा अगर जिंदगी रही, आप देखेंगे कि जब आप टॉपिक वाइंड अप किया करेंगे मेरे साथ डेली बेस के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें से ये पार्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इतना ऐसा लॉन्ग के लिए। अगर कन्वर्जन बननी होगी तो यूं इसमें से कन्वर्जन निकल सकती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक में खास तौर पर जब चैप्टर एंड हुआ करेगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पूरे चैप्टर की एक समरी भी बना कर दिया करूंगा, जिसमें आप लोगों को एक ही पेज पर सारा चैप्टर लेआउट कर दूंगा, तो आप लोगों का मसला मजीद आसानी वाली साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो हमारा तरीकाकार है जिससे हमने अपना ये ऑनलाइन सेशन जो है वो कंप्लीट करना है, अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, और ये 85 मार्क्स की जो जंग है वो हम लोगों ने विन करनी है। ठीक है, कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे डॉक्टर और इंजीनियर दोनों कैटेगरीज में जाने के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जिस पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे होंगे उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग इसको तरीके के साथ मुकम्मल करेंगे। और जैसे जैसे आप मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग, मेरी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, आप लोग अल्टीमेटली इसमें खुद ब खुद जो है वो प्रोसीड करना भी सीख जाएंगे। ठीक है बेटा, होप सो ये सारी बातें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी चैप्टर के साथ यहाँ पर अपने डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।